बात नहीं। हम कल के लेक्चर को ही आगे बढ़ाएंगे। और कल चूंकि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आयरन एंड स्टील के इंडिया के अलग अलग प्लांट डिस्कस किए। उसके बाद हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करी। अब हमने आगे बढ़ना है, ठीक है। लेक्चर को आज मैं जैसे जैसे चारों बुक को जोड़ना चाहिए, मैं अपने वे में इंटीग्रेट करता चला जाऊंगा, ठीक है। इंटीग्रेशन होता चला जाएगा। अगर हम बात करें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में कल हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में चर्चा की। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिस्कस किया हमने। इसको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी ले सकते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में भी काउंट कर सकते हैं और टेक्सटाइल में भी। तो टेक्सटाइल में से एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुई कॉटन, दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वुलन हो सकती है, तीसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जूट हो सकती है, चौथी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिल्क हो सकती है, पांचवी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रेयॉन हो सकती है। तो ये वो हो गई जो हमें ऑर्गेनिकली मिलते हैं, जो फाइबर जिनसे हम थ्रेड बना सकते हैं और उस थ्रेड से हम टेक्सटाइल डेवलप कर सकते हैं। चाहे फिर वो सिल्क वॉर्म से मिलने वाला सिल्क हो, चाहे फिर वो जूट ग्रास से मिलने वाली जूट हो, चाहे फिर वो कॉटन ट्री से मिलने वाला कॉटन हो, कॉटन प्लांट से मिलने वाला कॉटन, चाहे फिर वो एनिमल से मिलने वाला वुल हो, चाहे फिर वो फॉरेस्ट से मिलने वाला रेयन हो। कुछ भी हो, इससे हम टेक्सटाइल बनाते हैं, तो इसको टेक्सटाइल की कैटेगरी में ऐड कर देते हैं। और ये सारी चीजें जिससे ये मिल रहा था, ये एक नेचुरल सोर्स था। तो ये सारे के सारे आते किस फील्ड में है? एग्रीकल्चर। तो इसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी कह देते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद एक इंडस्ट्री जूट की। जूट की इंडस्ट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। इंडिया की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल का भी मेन हुगली नदी का किनारा, लगभग लगभग बहुत ही नैरो स्ट्रिप है, 100 किलोमीटर लंबी, जिसमें वो जो हुगली नदी है, उस हुगली नदी के दोनों किनारों पर बहुत सारे जूट इंडस्ट्री प्लांट लगे हुए हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जूट और जूट प्रोडक्ट्स का ऑलमोस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आफ्टर बांग्लादेश। तो अगर आपको बात बांग्लादेश की आए तो वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड लेवल पर। इंडिया जो है ये जूट और जूट से बनने वाले प्रोडक्ट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अब हम जूट इंडस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, क्यों ये खास तौर पर वेस्ट बंगाल में ही है। सबसे पहले तो जो जूट है, ये एक इस तरह की क्रॉप है जिसे ग्रोथ पीरियड के दौरान बहुत ही बड़े पैमाने पर रेनफॉल चाहिए, बारिश बहुत हैवी चाहिए। दूसरा, इसे बहुत बड़े पैमाने पर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो हाई हीट और हाई ह्यूमिडिटी के वेदर में ही ये हो पाता है। इसको बहुत ही प्लेन इलाका चाहिए होता है, मैदानी इलाका। क्यों? क्योंकि जब जूट की ग्रास को आप काटते हैं तो काटने के बाद भी उसे कई दिनों तक खड़े पानी में डुबा के रखना पड़ता है। उसके लिए आपको मैदानी इलाका चाहिए होता है, ताकि वहां पर पानी खड़ा रहे। मतलब पानी का सरोकार इससे बहुत ज़्यादा है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए। तो अक्सर ये सारी क्रिया जो है नदी के इर्द गिर्द की जाएगी, और हुगली नदी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है पानी का बंगाल के निचले इलाकों के लिए, द लोअर रीजन्स ऑफ द वेस्ट बंगाल। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि बंगाल जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पे स्टैब्लिश किया गया था, और ब्रिटिशर्स के टाइम पर कोलकाता एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी जो उभर करके आई, और जो पोर्ट था कोलकाता का उसको बहुत इंपॉर्टेंस मिलने लगी। तो इसकी वजह से वहाँ पर बहुत हाई लेवल पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगने शुरू हुए, और क्योंकि एक अर्बन एरिया के तौर पर वो डेवलप हुआ, तो यहाँ पर इंश्योरेंस, बैंकिंग और बाकी की फैसिलिटीज़ बहुत डे वन से ही अवेलेबल थी। तो जब भी आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, आपको मेन बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है। तो एक अर्बन और मेट्रोपॉलिटन एटमॉस्फेयर होने की वजह से इस तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज की वहाँ पर कोई कमी नहीं है। दैट इज़ द रीज़न कि उस रीजन में बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री लगी। 1859 में वेस्ट बंगाल के रिशरा में सबसे पहली जूट मिल लगाई गई थी। तीसरा, अगर हम बात कहें तो ये जो जूट मिल यहाँ पर लगाने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये रहा कि आज के समय में मॉडर्न ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो चुका है।
लेकिन उस समय में नदियां एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया था आवाजाही का, और हुगली नदी वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, जिसकी वजह से हुगली नदी के किनारे ही, दोनों तटों पर ही ये इंडस्ट्री लगी है। तो हुगली नदी बहुत इंपॉर्टेंट वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती थी। चौथा कारण यह है कि लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल है। जूट आसपास के गांव में मिल जाता है बहुत आसानी से, और लगभग 3000 साल का हुनर है लोगों के पास। जूट इंडस्ट्री में काम करना एक सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर का रोल है, और 3000 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी ये हुनर एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करती चली आ रही है। इसकी वजह से यहाँ पर लेबर जो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड चाहिए वो अवेलेबल है। इसके अलावा चूंकि ये बंगाल का निचला इलाका है, यहाँ पर रेनफॉल काफी हैवी होती है। इसकी वजह से यहाँ पर जो खेतीबाड़ी होती है वो राइस की होती है, पैडी कल्टीवेशन होता है, और चावल की खेती जो यहाँ पर की जाती है बहुत ही इंटेंस एग्रीकल्चर होता है। पॉपुलेशन बहुत ही अधिक है यहाँ पर, इसकी वजह से लेबर जो है बहुत ही चीप मिल जाती है। तो चीप लेबर अवेलेबिलिटी की वजह से यहाँ पर प्लांट लगते हैं, जिसकी वजह से जूट प्रोडक्ट यहाँ का सस्ता होता है और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो जितने भी लगभग इनपुट चाहिए होते हैं, जैसे मॉडर्न ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, तो आज की डेट में हाई लेवल सोफिस्टिकेटेड रोड ट्रांसपोर्ट है, रेलवे ट्रांसपोर्ट है, इंक्लूडिंग द ओल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत बड़े पैमाने पर जो आयरन एंड स्टील प्लांट है नियर बाय विसिनिटी में, वहां से आयरन एंड स्टील की प्रिक्योरमेंट कोलकाता हुगली इंडस्ट्रियल रीजन को होती है, और जिसकी वजह से यहाँ पर मशीन मैन्युफैक्चरिंग बहुत इजीली होती है, और जूट प्लांट्स के लिए मशीन अवेलेबिलिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो पाती। दूसरा कारण यह है कि क्योंकि कोलकाता का पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल लेवल से अगर जूट मिल के लिए कोई भी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है तो आप कोलकाता पोर्ट से उसको पूरा कर लेते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि क्योंकि अबंडेंट सप्लाई ऑफ जूट है, इसकी नियर बाय हिंटरलैंड जो है एग्रीकल्चरल एरियाज हैं, इस हिंटरलैंड जो होता है, जो भी आप इंडस्ट्री है या जो भी कोई पोर्ट है वो कितने एरिया को कमांड कर रहा है, तो नियर बाय एरिया में एग्रीकल्चरली जूट ही उगाया जाता है। ये रीजन है कि जूट की अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छे मात्रा में यहाँ पर है। कुल मिलाकर के ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से जूट इंडस्ट्री यहाँ पर है। जूट को बहुत बड़े पैमाने पर चैलेंज मिला 1920s 30s के बाद, जब आर्टिफिशियली पॉलीथीन बनाना शुरू कर दिया। और पॉलीथीन माने पॉलीथिलीन होता है वैसे बेसिकली। तो जब आर्टिफिशियल सिंथेटिक मटेरियल निकल करके आए, क्रूड की डिस्कवरी हुई, क्रूड ऑयल की और बाकी चीज़ों की 1930s के अराउंड, उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जब बनने लगे तो उनसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री डेवलप हुई, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आने के बाद लिफाफे बनने शुरू हो गए, प्लास्टिक बननी शुरू हो गई। उन्होंने जूट को धीरे धीरे पूरी तरह से मार के रख दिया और जूट को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि फैक्ट्री में वो प्रोडक्शन होती थी और बहुत ही सस्ती होती थी, बहुत ही बड़े पैमाने पर होती थी। प्लास्टिक की खासियत है, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेबल होता है, और बहुत ही सस्ता होता है, इजी टू हैंडल होता है। पहले ज़माने में आप नोट करते होंगे कि घर वाले झोला लेके जाया करते थे बाजार, तब दुकानदार के पास कुछ देने को होता नहीं था, तो झोले में डाल डाल के सब कुछ लेकर के आया करते थे। प्लास्टिक ने फिर धीरे धीरे पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया, और आज दुकानदार जबरदस्ती आपको इम्प्रेस करने के लिए एक सब्जी में 2 लिफाफे लगा के देता है कि मजबूत कर देते हैं, टूटेगा नहीं, जबकि आप ऐसा करके एक जघन्य अपराध करते हैं। धीरे धीरे पर्यावरण को लेकर के लोग सजग हुए, और ऐसा पता लगा कि प्लास्टिक जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। मतलब जमीन के अंदर जो कीड़े होते हैं, बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स जो है, वो प्लास्टिक को डिग्रेड नहीं कर पाते, तोड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से प्लास्टिक कभी जमीन से खत्म ही नहीं होती। भैंस या गाय इसको खा ले तो पेट में जम जाती है प्लास्टिक और वो मर जाती है। तो अल्टीमेटली प्लास्टिक का बैन होना चाहिए। धीरे धीरे वापस से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जूट को प्रमोट किया जा रहा है। तो इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल बैलेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर मुहिम चलाई जा रही है, और प्लास्टिक का यूज कम करके जूट को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज भारत के बहुत सारे राज्यों में प्लास्टिक बैन कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल में प्लास्टिक टोटली बैन है। पंजाब में भी ये नियम लागू किया था, सख्ती से पालन नहीं करवा पाया इसका। तो जूट के फील्ड में उछाल आए, इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल जूट पॉलिसी 2005 में लागू की, और उस पॉलिसी के तहत ये प्रयास किया गया कि जूट इंडस्ट्री में एफिशिएंसी लेकर के आई जाए, जो जूट का प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, जो जूट का प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग प्रॉपर हो, पैकेजिंग प्रॉपर हो, और उसे इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। हमारी जूट इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का तब लगा था
जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, क्योंकि उस समय जो पाकिस्तान का ईस्टर्न हिस्सा था, जो आज बांग्लादेश कहलाता है, वह भारत से अलग हो गया था, जिसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्शन की हैं वो तो इंडिया के पास रही थी, लेकिन अल्टीमेटली जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज थे जूट के वो सारे पाकिस्तान के पास चले गए थे। इसकी वजह से जूट का सप्लाई में कमी आई थी, प्रॉब्लम आई थी। जूट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, लगभग लगभग 2.5 लाख लोगों को सीधा रोजगार देता है, और बंगाल के हुगली नदी के किनारे के जो गांव हैं वहां के लगभग 40 लाख किसानों को ये इनडायरेक्टली रोजगार प्रोवाइड करने का काम करता है। तो बहुत बड़े पैमाने पर इसके पास एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है। इस वजह से सरकार की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि जूट को प्रमोट किया जाए, जूट को डिफेंड किया जाए, और आज सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है कि जूट के बैग, जूट के लिफाफे, बड़े बड़े मॉल में आप जाइए, अब जूट का मटेरियल यूज होता है कि जूट से बने हैं सोफा कवर, देखिए आप, सोफे अच्छे क्वालिटी के जूट से बने होते हैं। तो जूट को दोबारा से प्रमोट किया जा रहा है और सरकार इसमें मदद भी कर रही है। जूट के साथ एक और मटेरियल होता है मस्ता। मस्ता नाम का एक और पेड़ होता है, पेड़ से उसकी पत्तियां ऐसी लंबी लंबी होती हैं, उससे भी ग्रास बनाई जाती हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जूट के बारे में इतना बहुत है, बहुत ज्यादा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी पौधा लगा रहता है ना, उसमें उसमें जब जान होती है तो उसको आप तोड़ मरोड़िए, इधर उधर करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे पत्ता है, आप कभी भी आपने शायद अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट कोई किया हो, लंबे लंबे ग्रास होता था कि उसको खींचते थे तो हाथ काट देता था, ऐसा कुछ होता था। पट्टे ले लो, पट्टे लगे होते हैं ना, उसको उंगलियों पे लपेटो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं देता। जब तक पौधा लगा हुआ है तब तक उसकी जो कंटिन्यूटी है पत्तों की वो बनी रहेगी, जो ग्रास है। जब आप उसको काटेंगे फिर वो उस तरह से उपयोग लायक रह नहीं जाएगा। तो जूट को मरोड़ना है, सिलना है, कुछ भी करना है, ये तो टूटेगा 2-2 मिनट में। तो अल्टीमेटली जब उसको एक बारी काट लिया जाता है, उसे पानी में डाल करके रखा जाता है कि पूरी तरह से जो है एक बारी फूल जाए, और फूलने के बाद फिर उसको सुखा लिया जाता है। उसको सुखाने, ड्राई भी किया जाता है प्रॉपर। फूल करके पूरी तरह से जब वो सूखेगा तो जितना एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होना है एक बारी मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उसके बाद वो टूटेगा नहीं, स्ट्रेंथ आ जाएगी उसमें, फिर वो थ्रेड का काम करेगा प्रॉपर। तो एक बारी जूट को पहले पानी में डाला जाता है, बाद में उसको सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, फिर ही उसको धागों में परिवर्तित किया जाता है। दैट इज द कंसेप्ट। तो जब भी आप किसी भी इस तरह के ग्रास के मटेरियल को, किसी भी चीज को यूज करना चाहते हैं, चाहे आप पेपर की बात कर रहे हैं, तो पेपर से अगर आपको पल्प बनाना है, उससे अगर आपको बाद में गत्ते बनाने हैं, पहले आपको उन्हें पानी में अच्छे से भिगोना होगा, फुलाना होगा, फिर आपको उन्हें सूखने डालना होगा। तो पहले पूरा वेट करते हैं, फिर पूरा ड्राई करते हैं, फिर उनके अंदर वो स्ट्रेंथ आती है जो स्ट्रेंथ आपको रिक्वायर्ड है। आप अक्सर नोटिस करना, गत्ते गत्ते वाली फैक्ट्री वालों ने गत्ते सूखने डाले होते हैं कहीं कहीं पर। वो क्यों? वो गीले होते हैं, प्रॉपर अच्छे से तर किए होते हैं पानी के अंदर डाल डाल करके। दैट इज द पर्पस। ठीक है, चलें आगे। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में ही एक और इंडस्ट्री की बात करते हैं, शुगर। शुगर इंडस्ट्री के बारे में समझिए। देखिए, शुगर इंडस्ट्री की क्या खासियत है। सबसे पहली बात तो शुगर केन जो है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर केन का भी है और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर केन शुगर का भी है। देखिए, ये लाइन लिखी हो तो कितना मनोरंजन देती है ना। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर केन का भी है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर केन शुगर का भी है। जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, और केन से बनने वाली शुगर का भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि शुगर बहुत सारे सोर्सेज से बनती है, जैसे बीट से भी बनती है और बाकी मटेरियल से भी बनती है। उसमें रशिया टॉप पे है, इंडिया केन के शुगर में टॉप पर है। अब दो बुक्स हैं, दो बुक्स में से अलग अलग आंकड़ा है, एक में सेकंड लार्जेस्ट बोला गया है, एक में लार्जेस्ट बोला गया है। तो आप इतना ही मान के चलिए कि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट है, फर्स्ट सेकंड की पोजीशन में ही ऑल द टाइम रहता है इन्हीं सिचुएशन में। इंडिया इज अ मदर ऑफ शुगर केन, नॉट फादर। इंडिया इज द फादर ऑफ शुगर, मदर ऑफ शुगर केन। चलो आगे बढ़ते हैं। होता क्या है कि जो शुगर इंडस्ट्री है, इसका रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन। तो आप अंदाजा लगा ही सक रहे हैं कि शुगर केन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, तो ये भी एक एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट है। अब होता क्या है, जो शुगर का कंटेंट है, वो जो एक शुगर है, एक जो शुगर केन है, उसका 10 to 12% होता है।
और जैसे ही आप उसको काट देते हैं, कटाई के बाद जो सुक्रोज है, जो मेन शुगर जिससे रिकवर होती है, सुक्रोज का कंटेंट कम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से अब आपको एक बात पता लगती है कि जहाँ पे भी गन्ना लगा हो खेतों में, मिल उसके आसपास ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ जाएगा तो जो सुक्रेज का कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इस वजह से आप हमेशा नोटिस कीजिएगा, जहाँ पे शुगर मिलें होती हैं उसके आसपास के किसान गन्ना बीजते हैं और उन्हीं एरिया में गन्ना बीजा जाता है। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं? सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आज की डेट में जो इंडिया है, इसमें मेनली जो शुगर मिल है ये कोऑपरेटिव सेक्टर से बिलोंग करती है, सहकारी विभाग से बिलोंग करती है, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर में ही इसको चला पाना सही है। रीजन कि जो किसान है उसको नुकसान हो जाएगा अदरवाइज। वाई? क्योंकि शुगर केन का जो क्रशिंग पीरियड है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए ही होता है, सारा साल तो नहीं होगा। और जो शुगर इंडस्ट्री है फिर वो बाकी के टाइम पे तो फ्री रहती है, और अगर उन दिनों में फ्री रहेगी तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर की तरह काम करती है। जो किसान, जो लोग हैं, वो आपस में मिल करके एक इंडस्ट्री लगाते हैं, उन्हीं का सब कुछ लगा हुआ है, और जितना समय तक चलेगा तो उनको मुनाफा होगा, जब नहीं चलेगा तो नुकसान भी सबका साझा होगा। मतलब किसी को बैठा के तनख्वाहें नहीं देनी पड़ेगी। इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर में ही ऐसी इंडस्ट्री फायदेमंद रहती है। एक अगर इंडिया का अनुमान लगा लें तो इंडिया की जो मेजोरिटी ऑफ द शुगर केन मिले हैं ये यूपी के इलाके में है। यूपी में खास तौर पर दो बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं शुगर केन के। एक यूपी का गंगा यमुना दोआब का इलाका है और एक यूपी का तराई का इलाका है। जो यूपी का तराई का इलाका है बड़ा इंपॉर्टेंट तर इलाका है। तर मने तराई मने वेट, पानी खड़ा रहता है। तो सरदारों ने और यूपी के लोगों ने वहां पर मिल करके उस एरिया को बिल्कुल सेटल करके, नमी बहुत ज्यादा, गन्ने की फसल साल 1.5 साल की फसल होती है, पानी 4 से 5 बार इसे चाहिए होता है। इसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर वो जो तराई का इलाका उसका इस्तेमाल किया गन्ने की फसल लगाने के लिए। आज वहां पर बहुत ही मोटा और अच्छा गन्ना होता है। तो गंगा यमुना दोआब बेल्ट और तराई का इलाका, इन दो एरिया में यूपी में लगाए जाते हैं। और यूपी में सबसे ज्यादा शुगर मिले हैं भारत की अगर हम बात करें। धीरे धीरे एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि बहुत तेजी से जो शुगर मिले हैं वो नॉर्थ इंडिया से रिप्लेस होके साउथ और वेस्ट इंडिया की तरफ जा रही हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एरिया आ जाता है महाराष्ट्र। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शुरुआत में जब गन्ना शुरू किया था भारत में लगाना, तो शुगर केन इज बेसिकली ट्रॉपिकल क्रॉप। ये एक गर्म प्रदेश की फसल है, लेकिन इसे सब ट्रॉपिकल एरिया में लगाना शुरू कर दिया। अगर आप देखें भी तो सेंट्रल अमेरिका में कंट्री क्यूबा है, और क्यूबा जो है एक तरह से शुगर बॉल कहलाता है वर्ल्ड का। तो बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर शुगर केन होता है क्योंकि ट्रॉपिकल वेदर है। और जहां जहां पर भी अंग्रेज ट्रॉपिक इक्वेटोरियल कंट्रियों में जहां जहां पे भी राज किया है उन्होंने, तो तंबाकू के साथ साथ प्लांटेशन क्रॉप के तौर पे गन्ने को भी लगाया है उन्होंने। इसी तरह से इंडिया में भी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे के राज्य हैं, महाराष्ट्र हैं, चाहे वो तमिलनाडु हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हैं, गन्ने की बिजाई के लिए ज्यादा सही इलाके माने जाते हैं। इसमें से महाराष्ट्र सबसे बेटर स्टेट माना जाता है। तो अब बहुत तेजी से महाराष्ट्र की तरफ सभी किसान बढ़ रहे हैं, और महाराष्ट्र का वो जो बेल्ट है सारा, विदर्भ का वो जो एक इलाका है पूरा ऊपर का, वो सारा एक्वायर कर लिया गया और वहां पे अब गन्ना लगाया जाता है। उसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि टेम्परेचर जो है वो एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया कूल रहता है। कूल मतलब कि वेट रहता है, मॉइस्ट रहता है। नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर वेरिएशन क्या होती है, सर्दियां भी बहुत तेज होती हैं, गर्मियां भी बहुत तेज होती हैं। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे आप जाइए, ऑल इन ऑल एक मॉडरेट वेदर रहेगा, और समुद्र का प्रभाव है तो वेदर इक्वलाइज भी हो जाता है। तो कूल टेम्परेचर होने की वजह से गन्ना जल्दी सूखता नहीं है, और गन्ना जल्दी सूखेगा नहीं तो उसका सुक्रोज का कंटेंट कम नहीं होगा। तो जो क्रशिंग पीरियड है, गन्ने को क्रश करने वाला पीरियड है, ये ज्यादा लंबा चल जाता है। तो क्रशिंग पीरियड लंबा होता है, इससे ज्यादा फायदा मिलता है किसानों को भी, शुगर मिल को भी। ज्यादा दिन तक शुगर मिल चल पाती है, पहला फायदा। दूसरा फायदा, जो सेंट्रल और जो साउदर्न इंडिया है, यहाँ पर जो गन्ना है उस गन्ने में सुक्रोज का कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो सुक्रोज का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से ये धीरे धीरे जो गन्ना मिल वाले हैं ये सारे के सारे उधर ट्रांसफर हो रहे हैं। और तीसरा और इम्पोर्टेंट एरिया कि
क्लाइमेटिकली भी ये एरिया सूटेबल है शुगर की खेती करने के लिए, शुगर केन लगाने के लिए। हाँ वो बात अलग है, यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी उस लेवल पे है नहीं, और ग्राउंड वाटर से वाटर ले लेकर के वो लगा रहे हैं, तो इसलिए महाराष्ट्र में इस गन्ने की किसानी की वजह से ही वहाँ के लोगों को एक्यूट शॉर्टेज महसूस हो रही है आज की डेट में पानी की, और भारत सरकार को ट्रेनें भेजनी पड़ती हैं पानी की वहां तक। तो कुल मिलाकर के बात यह है आज की डेट में कि गन्ना मिलों की अगर हम बात करें तो गन्ना मिलें बहुत सारी प्रॉब्लमों से जूझ रही हैं। जो उनकी मशीनरी और इक्विपमेंट है वो आउटडेटेड हो चुके हैं, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव और एफिशिएंट नहीं है, अपग्रेडेशन की बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत है। गन्ना मिल वालों की तरफ से गन्ना किसानों को सही समय पे कीमत नहीं दी जा रही है, और गन्ने की सही कीमत भी नहीं दी जा रही है। इन सब समस्याओं का सरकार हल कर रही है, और शुगर की जो एफिशिएंसी है, जो गन्ने से मैक्सिमम हम शुगर ले पाए, इस बारे में प्रयास चल रहे हैं। कटाई के बाद जल्दी से जल्दी मिल तक पहुंचे, और मिल में पहुंचने के बाद टाइमली क्रश हो जाए, ताकि सुक्रोज का कंटेंट उसमें लॉस ना हो पाए। ये सारी कवायद चल रही हैं, और शुगर मिल जो है इसको और बढ़ाने का, एक्सपेंड करने का सरकार प्रयास कर रही है। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द शुगर मिल जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में ही काम करती हैं। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। बिहार और यूपी से इस चीज़ की शुरुआत होती है। बिहार में सबसे पहले शुगर मिल लगाई जाती है, उसके बाद ये यूपी के इलाकों में फैल जाती है, और इसलिए बिहार यूपी में ही आज की डेट में लगभग देश की 60% शुगर मिलों का गढ़ पाया जाता है। सबसे ज़्यादा शुगर मिलें यहीं पर हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ करके महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट हो रहा है। जितनी टोटल शुगर प्रोड्यूस हो रही है उसका 1/3 महाराष्ट्र से प्रोड्यूस हो रहा है आज की डेट में। ठीक है, देखो जो सुक्रोज है वो तो डायरेक्टली शुगर का सोर्स है ना, और जो ग्लूकोज है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सारी चीजें हैं जिससे आपकी बॉडी एनर्जी ड्राइव करेगी ना, दैट इज द डिफरेंस। जो ग्लूकोज है इट इज अ काइंड ऑफ C6H12O6, जो एक जो फॉर्मूला है, इट इज अ बेसिकली अ कार्बोहाइड्रेट, अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडी, जो शुगर में भी है, शुगर से भी मिलता है। ठीक है, सुक्रोज वो आइटम है जिससे शुगर मिलती है हमें। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आप किसी फल से भी ले सकते हैं, किसी भी चीज से ले सकते हैं, लेकिन जो शुगर है वो उन्हीं चीजों से मिलेगी जिनमें मिठास है, सुक्रोज है। ठीक है, अब शुगर जैसे फलों से भी मिलती है क्योंकि फलों में फ्रक्टोज है, तो उससे भी शुगर मिलती है। आपको दूध से भी मिलती है क्योंकि दूध में लैक्टोज है, तो उससे भी मिलती है। तो शुगर के सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो फ्रक्टोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है। ठीक है, शुगर का सोर्स सुक्रोज है, जहां से शुगर हमें मिल रही है। अच्छा, आप कभी देखिए हुए दूध के डब्बे होते हैं ना, उसमें लैक्टोजन लिखा होता है, लैक्टोजनरेटर बच्चे को चाहिए होता है ना, लैक्टोजन 1 लैक्टोजन 2, 2 स्टेजेस होती हैं। दूसरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, की कर रही है अरमीद। फिर इंडस्ट्री के बाद और कौन सी इंडस्ट्री की बात करें हम, शुगर भी हो गई है। चलो थोड़ी सी वो जो इंडस्ट्री पहले की थी ना हमने, मेटेलिक इंडस्ट्री, उसी इंडस्ट्री में कुछ आगे और इंडस्ट्रीज थी, वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने आयरन एंड स्टील तो कर ही लिया था। आयरन एंड स्टील के बाद बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है। अगर हम आज की डेट में बात करें तो एल्यूमिनियम को ऑप्शन माना जाता है कि ये कॉपर का, निकल का, जिंक का, इन सब का एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। एल्युमिनियम हल्का होता है, बहुत ही मेलेबल होता है, बहुत ही डक्टाइल होता है। आप इसे शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये गुड कंडक्टर है हीट का। इन सारी क्वालिटीज की वजह से एल्युमिनियम आज की डेट में बहुत प्रेफरेबल है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में। एल्युमिनियम का जो मेन सोर्स होता है ये बॉक्साइट होता है, और एल्युमिनियम बॉक्साइट नाम के ओर से हमें रिसीव होता है। बॉक्साइट से एल्यूमिना बन जाता है, और एल्यूमिना से फिर आप एल्युमिनियम बना देते हैं। क्योंकि बहुत ही हैवी और वेट लूजिंग ओर है ये बॉक्साइट, बहुत ही हैवी और वेट लूजिंग ओर है। इसकी वजह से आपको जो एल्युमिनियम प्लांट लगाना है वो वहीं पे लगाना है जहां पर इसके रॉ मटेरियल की
लोकेशन है, तो ये रॉ मटेरियल की लोकेशन से इन्फ्लुएंस्ड रहता है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो आप बॉक्साइट से एल्यूमिनियम जब कन्वर्ट करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है। इस वजह से इसको वहां पर लगाना है जहां पर एनर्जी के सोर्सेज इजीली अवेलेबल हो सकें, चाहे फिर वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्स हो, चाहे फिर वो कोल बेस्ड प्लांट हो। कुल मिलाकर के भारत में आज की डेट में सरकार के द्वारा बड़े 10 प्लांट लगाए गए हैं जो लगभग 8 राज्यों में फैले हुए हैं। इनमें से उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्को और नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम और भारत एल्यूमिनियम, दोनों ही वहीं पर एस्टेब्लिश्ड हैं उड़ीसा में। तो कुल मिलाकर के आज की डेट में एल्यूमिनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में इतना ही बहुत है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बात आ जाती है मेटेलिक इंडस्ट्री में ही अभी बात करते हैं। एल्युमिनियम हो गया, आयरन एंड स्टील हो गया, तो मेटेलिक में ये बहुत था। एक हमने मेटेलिक में फेरस कर लिया और एक नॉन फेरस कर लिया, है ना। अब हम बात कर लेते हैं नॉन मेटेलिक की। नॉन मेटेलिक की अगर हम बात करें तो इसमें सीमेंट इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीमेंट इंडस्ट्री की अगर आप बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री में आपको लाइमस्टोन चाहिए होता है, सिलिकॉन चाहिए होता है, सिलिका, आपको एल्यूमिना चाहिए होता है, जिप्सम चाहिए होता है। ये सारी चीजें मिक्स करके आप सीमेंट बनाते हैं। ये भी एक वेट लूजिंग रॉ मटेरियल इंडस्ट्री है। मतलब जो आपके सामने लाइमस्टोन आता है वो अपना वेट लूज करता है और फिर अल्टीमेटली आप उसे सीमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका भी जो लोकेशनल फैक्टर है वो रॉ मटेरियल को कंसिडर करके होता है। अक्सर जहां पर क्वेरिंग, लाइमस्टोन क्वेरिंग होती है ना, जहां पर लाइमस्टोन निकालने का काम चलता है, उसके नियर बाय एरिया में ही आपको सीमेंट फैक्ट्री नजर आ जाएगी। ये उन दिनों की बात है जब शुरुआत में ये सारी चीजें हुआ करती थी, जब आजाद हुआ था। उसके बाद लगभग 1990s तक गवर्नमेंट के द्वारा सीमेंट इंडस्ट्री को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल किया गया था, क्योंकि देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करने में सीमेंट इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी। चाहे फिर वो रोडवेज थे, चाहे वो रेलवेज थे, चाहे वाटरवेज थे, या कोई भी डेवलपमेंटल हाउसिंग प्लान या हाउसिंग स्कीम कुछ भी था, इसके लिए सरकार के लिए इस इंडस्ट्री की स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। सीमेंट के लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिपेंड नहीं होना चाहती थी, तो इसका प्रोडक्शन, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की गई थी। तो 1989 तक कोई उस लेवल पर बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो नहीं पाई, लेकिन 1989 के समय में जब इसको ओपन किया गया, डीरेगुलेट कर दिया गया, डी कंट्रोल कर दिया गया, उसके बाद बहुत तेजी से इसकी चढ़ाई हुई और आज की डेट में सीमेंट इंडस्ट्री जो है, रॉ मटेरियल लोकेशन को इंपॉर्टेंस तो दी जाती है, लेकिन उससे अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, जो मार्केट को ज्यादा सिग्निफिकेंस माना गया है। मार्केट को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाने लगी है। क्यों? क्योंकि बहुत ही हाई लेवल स्पीड नेटवर्क डेवलप हो गया रोडवेज और रेलवेज का। तो आज जहां पर आप देखेंगे नए अर्बन क्लस्टर डेवलप हो रहे हैं, नए इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं, उनकी नियर बाई विसिनिटी में आपको सीमेंट इंडस्ट्री नजर आ जाएगी, क्योंकि ड्यू टू द रॉबस्ट ग्रोथ ऑफ द रोडवेज एंड रेलवे नेटवर्क। तो दैट इज द सीन, ये आज की प्रेजेंट कहानी है। ठीक है, सीमेंट के मामले में हम बहुत ही अच्छे लेवल पर स्टैंड करते हैं, बहुत बढ़िया प्रोड्यूसर हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री के बाद हम बात करते हैं इसी में नॉन मेटेलिक में, फिर आ जाएंगे, ये हो गया है मिनरल बेस्ड। अब हम बात करते हैं मिनरल में ही पेट्रोलियम और क्रूड से रिलेटेड चीजों की। देखिए, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, देखिए इंडिया जो है, आप सभी जानते हैं कि अपनी रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट 70% जो है वो क्रूड इंपोर्ट करता है। ये बात सही है कि इंडिया बहुत बड़े पैमाने पर क्रूड इंपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ा सप्लायर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। तो हम क्रूड इंपोर्ट करने के बाद अपनी क्रूड की रिक्वायरमेंट सरकार के द्वारा पूरी करते हैं। तो अपने कंट्री की जो क्रूड की रिक्वायरमेंट है उनको सेटिस्फाई करने के बाद जो भी क्रूड के बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको बहुत बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम जेलीज आप देख सकते हैं, सोप होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, हर जगह पर यूज होते हैं। फिर उसके बाद पॉलीमर्स बनते हैं, जूते चप्पल इन सारी जगहों पर यूज होते हैं। फिर प्लास्टिक